विजयनगर यानी जीत का शहर। कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी राजधानी हम्पी इतनी शानदार थी कि दुनिया भर से यात्री उसे देखने आते थे। हाँ बिल्कुल। और उसी दौर में ठीक उनके पड़ोस में एक और ताकतवर सल्तनत उभर रही थी, बहमनी सल्तनत। ये दोनों साम्राज्य लगभग 200 सालों तक एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहे। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेस्टीज, पावर और कल्चर की भी जंग थी। तो आज हम इन्हीं दो महान साम्राज्यों विजयनगर और बहमनी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इनके राजाओं, उनकी लड़ाइयों, उनके शानदार आर्किटेक्चर और आखिरकार उनके पतन की कहानी बताता है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। हमारे सोर्स के हिसाब से इसकी नींव 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने रखी थी। जी हाँ, संगमा वंश के थे ये दोनों, और पहले वारंगल के जो काकतीय राजा थे उनके सामंत हुआ करते थे। अच्छा। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है जो इन साम्राज्यों की मिलिट्री प्रायोरिटीज को दिखाती है। विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था और उन्होंने नरपति का टाइटल अपनाया। नरपति इसका मतलब लोगों का स्वामी, या कह सकते हैं पैदल सेना का स्वामी, लॉर्ड ऑफ मेन। अच्छा, लॉर्ड ऑफ मेन। एग्जैक्टली। और उसी समय उनके पड़ोसियों उड़ीसा के शासकों को गजपति कहते थे। गजपति यानी हाथियों का स्वामी। बिल्कुल। और उनके सबसे बड़े दुश्मन बहमनी सुल्तानों को अश्वपति यानी घोड़ों का स्वामी के नाम से जाना जाता था। अरे वाह, तो ये इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड कैवलरी की लड़ाई थी। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी मिलिट्री माइट का ऐलान थे। एक तरह का मिडीवल आर्म्स रेस था ये। ये तो कमाल की बात है। तो विजयनगर पर संगमा वंश के बाद और कौन से वंश आए? विजयनगर पर कुल 4 वंशों ने राज किया, संगमा, सुलूव, तुलुव और आखिर में अरविदु। लेकिन जो नाम इतिहास में सबसे ज्यादा चमकता है वो है तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय, इनका नाम तो मैंने सुना है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इन्हें उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। हाँ, और वो गलत नहीं थे। कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था, वो एक कंप्लीट पैकेज थे। वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट तो थे ही, साथ ही कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। यवनराज स्थापनाचार्य और आंध्र पितामह जैसे टाइटल्स भी थे उनके। जी, और वो खुद भी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। मतलब वो सिर्फ तलवार ही नहीं, कलम भी चलाते थे। और बहुत खूब सिलाते होंगे। हाँ, उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद नाम का एक महाकाव्य लिखा, जो सिर्फ कविता नहीं बल्कि स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला पर एक गहरा ग्रंथ है। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाम का एक नाटक भी लिखा। वो एक तरह के फिलोसोफर किंग थे। और मैंने सुना है उनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ये कौन थे? अष्टदिग्गज यानी 8 दिशाओं के 8 हाथी। ये उनके दरबार के 8 महानतम तेलुगु कवि थे। अच्छा। और उनमें से एक का नाम तो हम सबने बचपन से कहानियों में सुना है, तेनालीराम। तेनालीराम, तो वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। जी हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके दरबार का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या रहा होगा। ये सिर्फ कवियों का जमावड़ा नहीं था, ये विजयनगर की कल्चरल सुप्रीमेसी का प्रतीक था। और आर्किटेक्चर में उनका योगदान, हम्पी के जो खंडहर आज हम देखते हैं, उनमें से बहुत कुछ उन्हीं के समय का है। उन्होंने विजय महल, जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, बनवाया। साथ ही हजार राम मंदिर और विश्व प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। विट्ठल स्वामी मंदिर, इससे जुड़ी एक मजेदार बात भी है ना? हाँ, एक मजेदार बात है। अगली बार जब किसी के हाथ में 50 रुपए का नोट हो तो उसे पलटकर देखिएगा। अच्छा। उस पर जिस रथ की तस्वीर है वो विट्ठल स्वामी मंदिर का ही पत्थर का बना रथ है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। दैट्स इनक्रेडिबल। तो हम सब कृष्णदेव राय की लेगेसी को अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सिर्फ कला और संस्कृति पर ही ध्यान दे रहे थे या उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी ही स्ट्रांग थी? उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत दूरदर्शी थी। वो जानते थे कि बहमनी सुल्तानों मतलब अश्वपति से मुकाबला करने के लिए उन्हें बेहतरीन घोड़े चाहिए, जो अरब और पुर्तगाल से आते थे। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छे संबंध बनाए और उन्हें भट्टल में एक किला बनाने की इजाजत भी दी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिससे उन्हें घोड़ों की सप्लाई पर कंट्रोल मिल गया। तो एक तरफ इतनी शानदार तरक्की, इतना बड़ा साम्राज्य, फिर इसका अंत कैसे हुआ? ये सवाल हमेशा मन में आता है कि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद कोई साम्राज्य गिरता कैसे है? यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। कृष्णदेव राय के बाद उनके सौतेले भाई अच्युत देव राय
और फिर भतीजे सदाशिव राय गद्दी पर बैठे। लेकिन सदाशिव राय सिर्फ नाम के राजा थे। असली पावर उनके मंत्री और कृष्णदेव राय के दामाद आलिया राम राय के हाथ में थी। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। आलिया राम राय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शायद थोड़े एरोगेंट शासक थे। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अच्छा, वो एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। हाँ, एक की मदद करते फिर दूसरे की। सुनने में तो ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगती है। इसमें गलती कहाँ हुई? गलती हुई इसे ओवरप्ले करने में। राम राय ने इन सल्तनतों को सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि पर्सनली भी अपमानित करना शुरू कर दिया। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने अहमदनगर पर चढ़ाई की तो उनकी सेना ने वहां बहुत तबाही मचाई। ओह। इससे दक्कन के सुल्तानों को लगा कि ये आदमी किसी का सगा नहीं है। आज हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कल ये हम सबको खत्म कर देगा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। एग्जैक्टली। जो सल्तनतें सालों से एक दूसरे का गला काट रही थीं, उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन चारों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और विजयनगर पर हमला कर दिया। हाँ, और यही 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई या राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई कहलाई। इस लड़ाई का नतीजा तो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। हाँ, इस लड़ाई में विजयनगर की इतनी बुरी हार हुई कि वैसी मिसाल कम ही मिलती है। आलिया राम राय को पकड़कर मार दिया गया और उसके बाद विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी में जो किया वो दिल दहला देने वाला है। शहर को महीनों तक लूटा गया, हर इमारत को आग लगा दी गई, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक हम्पी को खंडहर बना दिया गया और वो फिर कभी आबाद नहीं हो सकी। इस एक लड़ाई ने दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस तबाही के बावजूद विजयनगर की विरासत आज भी उन खंडरों में जिंदा है, जैसे वो महानवमी डिब्बा है। हाँ, एक 40 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां दशहरा जैसे त्योहारों पर राजा अपनी सेना का प्रदर्शन करते थे, या फिर लोटस महल जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे। उसकी इंडो इस्लामिक बनावट देखने लायक है। पर्शिया से आए यात्री अब्दुल रज़ाक ने तो लिखा है कि शहर के चारों ओर किलेबंदी के 7 स्तर थे। 7 स्तर। आप सोच सकती हैं कि वो कितना सुरक्षित और भव्य शहर रहा होगा। और उनके प्रशासन के बारे में हमारे सोर्स क्या बताते हैं? इतने बड़े साम्राज्य को वो चलाते कैसे थे? उनका आयगार सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें हर गांव को एक तरह की सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में चलाया जाता था। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। इसके लिए 12 अधिकारी नियुक्त होते थे जो गांव के सारे कामकाज देखते थे, टैक्स कलेक्शन से लेकर न्याय तक। पर इसका एक नुकसान भी था। वो क्या? जब केंद्र में राजा कमजोर होता तो यही गांव और उनके नायक ज्यादा पावरफुल हो जाते और अपनी मनमानी करने लगते। कृष्णदेव राय जैसे मजबूत राजा के समय यह सिस्टम बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन उनके बाद यही सिस्टम साम्राज्य के कमजोर होने का एक कारण भी बना। तो ये थी विजयनगर की कहानी। अब आते हैं उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पर, उन अश्वपति यानी घोड़ों के स्वामियों पर जिन्होंने आखिरकार विजयनगर को हराया। बात करते हैं बहमनी सल्तनत के। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1347 एडी में, मतलब विजयनगर की स्थापना के लगभग 11 साल बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। जी। और इनकी पहली राजधानी गुलबर्गा थी। बेहतर प्रशासन के लिए उन्होंने सल्तनत को 4 तरफ में बांटा था। तरफ? हाँ, तरफ यानी प्रशासनिक इकाइयां, गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। और इनका विजयनगर से टकराव तो शुरुआत से ही रहा होगा, खासकर रायचूर दोआब को लेकर। हाँ, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन, उससे लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। एक दिलचस्प घटना का जिक्र है। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया था, और संधि की शर्तों के तहत देवराय प्रथम को अपनी बेटी की शादी सुल्तान से करनी पड़ी थी। ये सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि इज्जत और दबदबे की लड़ाई थी। इस सल्तनत में कोई ऐसा बड़ा नाम है जैसे विजयनगर में कृष्णदेव राय का है? एक बहुत बड़ा नाम है, महमूद गवान। वो असल में ईरान से आया एक व्यापारी था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो पेशवा यानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। अच्छा, एक व्यापारी से प्रधानमंत्री तक? हाँ, वो एक जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री जनरल था। उसने सल्तनत का विस्तार कांची तक किया और गोवा और दाबोल जैसे जरूरी पश्चिमी बंदरगाहों पर कब्जा किया। तो उसने सल्तनत को और मजबूत बनाया? हाँ, लेकिन उसकी यही काबिलियत उसके खिलाफ हो गई।
हाँ, लेकिन उसकी यही काबिलियत उसके खिलाफ हो गई। बहमनी दरबार में 2 गुट थे, एक दक्खिनी जो स्थानीय मुसलमान थे और दूसरे अफाकी जो बाहर से आए थे, जैसे महमूद गवान। और दक्खिनी अमीरों को गवान की बढ़ती पावर से जलन होने लगी होगी। बिल्कुल, उन्होंने सुल्तान के खिलाफ एक साजिश रची, एक झूठा खत तैयार किया और सुल्तान को यकीन दिला दिया कि गवान गद्दार है। नशे में धुत सुल्तान ने बिना सोचे समझे महमूद गवान को मौत की सजा सुना दी। तो एक काबिल इंसान दरबारी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। और उसके साथ ही बहमनी सल्तनत की एकता भी खत्म हो गई। महमूद गवान वो गोंद था जो सल्तनत को जोड़े हुए था। उसकी मौत के बाद सल्तनत कमजोर होती चली गई और आखिरकार 5 छोटी-छोटी सल्तनतों में टूट गई। यही वो 5 सल्तनतें हैं, बीजापुर, अहमदनगर। हाँ, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही। इनमें से बरार ने तालीकोटा की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। तो इस फ्रैगमेंटेशन से दक्कन में एक नया पावर डायनामिक बना। बिल्कुल। अब एक बड़े दुश्मन की जगह 5 छोटे-छोटे दुश्मन थे जो आपस में भी लड़ते थे और विजयनगर से भी। पर इन सल्तनतों की अपनी भी तो कोई पहचान होगी। इन्होंने भी तो कला और संस्कृति में कुछ योगदान दिया होगा। बिल्कुल दिया, और बहुत गहरा योगदान दिया। जैसे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने फारसी की जगह दक्खनी भाषा को कोर्ट की भाषा बनाया। दक्खनी भाषा? हाँ, जो हिंदी, मराठी और कन्नड़ का मिक्स थी। ये अपनी लोकल आइडेंटिटी को अपनाने का एक बड़ा स्टेटमेंट था। और उसने ही गोल गुंबज बनवाया था, है ना? हाँ, बीजापुर का गोल गुंबज उसी ने बनवाया जो उसका मकबरा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और इसकी विस्परिंग गैलरी तो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। मैंने सुना है वहाँ एक कोने में की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। हाँ, 37 मीटर दूर। इसकी इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान करती है। और हैदराबाद शहर की कहानी भी तो इनमें से ही एक सल्तनत से जुड़ी है। हाँ, गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इसका पुराना नाम भाग्यनगर था, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका भाग्यमती के नाम पर रखा था। और हैदराबाद की पहचान, मशहूर चार मीनार, भी उसी ने बनवाया था। और गोलकुंडा के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है, हीरे। और वो बात बिल्कुल सच है। गोलकुंडा उस समय दुनिया में हीरो की खदानों के लिए सबसे बड़ा सेंटर था। हमारे सोर्स बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा की ही खदानों में मिला था। अरे वाह! तो ये सल्तनतें बहुत ज्यादा अमीर रही होंगी। बेहिसाब दौलत और शानदार कल्चर भी था इनके पास। तो ये थी कहानी दक्षिण भारत के 2 महान साम्राज्यों की। एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ उसकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी बहमनी सल्तनत। तालीकोटा की लड़ाई ने बेशक इतिहास का रुख मोड़ दिया, विजयनगर को तबाह कर दिया, लेकिन इन दोनों की विरासत आज भी हम्पी के खंडहरों, गोल गुंबज की भव्यता और चारमीनार की शान में जिंदा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमें इन साम्राज्यों के बारे में ज्यादातर जानकारी विदेशी यात्रियों के लेखन से मिलती है, जैसे इब्न बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक, डोमिंगो पेस। और यही बात एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये यात्री यहाँ नहीं आए होते तो हमारी समझ इन साम्राज्यों के बारे में कितनी अलग होती। क्या होता अगर हमारे पास सिर्फ इन साम्राज्यों के अपने दरबारी इतिहासकारों के लिखे रिकॉर्ड होते, जो जाहिर है हमेशा अपने राजा की तारीफ में ही लिखते हैं। क्या हम कभी पूरी तस्वीर जान पाते? शायद उस दौर के आम लोगों का जीवन कैसा था, समाज की सच्ची झलक कैसी थी, ये बातें हमेशा के लिए इतिहास में कहीं खो जाती।